नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी क्लास 6 की वीडियो को कंप्लीट किया है। दोस्तों, आपको क्लास 6 की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 6 में हमें बिल्कुल बेसिक बातें बताई गई हैं। उसी बेसिक बातों को आगे और क्लास के साथ साथ उन्हें बढ़ाया गया है। जैसे कि क्लास 6 की बुक को 7, 11 और 12 में अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है, उसी प्रकार क्लास 6 के बुक के कुछ चैप्टर को क्लास 8 और क्लास 9 में अच्छे से बताया गया है। इसलिए दोस्तों, आपको क्लास 6 की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप क्लास 6 की वीडियो को ज़रूर देखिए और आज से हम क्लास 7 की ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़ने हैं। सभी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र क्या हैं और पारितंत्र, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हो, वह आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे शुरू करते हैं। पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। दोस्तों, मानव के चारों ओर फैला वह आवरण जिससे वह घिरा हुआ है उसका पर्यावरण कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों, मानव के चारों ओर फैला वह आवरण जिससे वह घिरा है। मानव किन किन चीज़ों से घिरा है दोस्तों? मानव प्राकृतिक चीज़ों से घिरा है और मानव निर्मित वस्तुओं से घिरा हुआ है। इसका मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं किसके अंदर आती हैं? वह सभी पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो अब हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों, एक होते हैं प्राकृतिक कारण जैसे कि जीव, वायु, पर्वत, पठार, और एक होते हैं मानव निर्मित कारक जैसे सड़क, घर इत्यादि। तो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के बीच जो भी अंतःक्रिया होती है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक और मानव घटकों के बीच जो भी अंतःक्रिया होती है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप अपने चारों ओर वस्तुओं को देखते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हों या मानव निर्मित वस्तुएं हों, आप जो भी अपने चारों ओर देखते हैं वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया। दोस्तों, पर्यावरण बेसिकली इंग्लिश शब्द एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण है। तो यह एनवायरनमेंट शब्द लिया कहाँ से गया है? तो दोस्तों, यह फ्रेंच भाषा के इनवायोनेर शब्द से लिया गया है। मतलब इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इनवायोनेर से हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायोनेर से हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसका मतलब हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें घेरे हुए है वह हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो हमने क्या जाना दोस्तों, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण है जिसमें समस्त प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया शामिल होती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक शामिल होते हैं। प्राकृतिक और मानवीय कारक के बीच की अंतःक्रिया को हम पर्यावरण कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पर्यावरण में प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं, इनकी डिटेल क्या क्या है। तो अब हम उन्हें समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानव निर्मित वस्तुओं के अंदर मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं शामिल होती हैं।
देखिए दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर दो परिस्थितियां आती हैं, जीवीय और अजीवीय। प्राकृतिक पर्यावरण में दो चीज़ें पाई जाती हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक, जिन्हें जीवीय और अजीवीय भी कहते हैं। तो दोस्तों, जीवीय क्या है? जीवीय वह है जिसमें सजीव प्राणियों का संसार आता है, जैसे पादप एवं जंतु। इसका मतलब जिसमें जीवन होता है वह जीवीय हैं। जो सांस ले सकते हैं वह जीवी हैं, जिनमें मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे आदि शामिल होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अजीवीय की, दोस्तों अजीवीय क्या है? तो अजीवीय प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं होता। वह प्राकृतिक तो हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता, मतलब वह निर्जीव पदार्थ हैं। तो निर्जीव पदार्थों का समूह जिनमें जीवन नहीं होता वह अजीवीय कारक कहलाते हैं। जैसे जल, स्थल, वायु, मृदा, पठार आदि अजीवीय होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता और यह निर्जीव पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे कि जीवीय क्या है और अजीवीय क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर पर्यावरण के घटक दिए गए हैं। पर्यावरण के अंदर दो घटक शामिल होते हैं, पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक, सबसे पहले हम प्राकृतिक घटक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो ऐसे तत्व जो जीवों के आने जाने एवं मरने के बाद भी हमेशा रहेंगे। मतलब मनुष्य, जीव जंतु तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमेशा रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए तापमान, वर्षा, जल, स्थल आदि यह मनुष्य के आने जाने या मनुष्य के मरने के बाद भी हमेशा रहेंगे। यह कभी खत्म नहीं होंगे, यह कभी नष्ट नहीं होंगे, तो उन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं। जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, स्थल आदि, इनमें हमें परिवर्तन तो देखने को मिलते हैं और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन यह कभी नष्ट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर प्राकृतिक को समझ के प्राकृतिक क्या होती है। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक के अंदर क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक के अंदर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जीवन कहाँ संभव है। दोस्तों जीवन केवल जैवमंडल में संभव है, जीवन कहीं और आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन की संभावना होती है, जहाँ लाइफ पॉसिबल होती है। अन्य जगह लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर वायु आकर मिलती है, जहाँ जल आकर मिलता है और जहाँ स्थल भाग आकर मिलता है, तब एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जहाँ जीवन की संभावना होती है। क्योंकि दोस्तों जीवन के लिए वायु, जल और भोजन यह सभी चाहिए। तो भोजन, जल और वायु यह एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि जैवमंडल किसे कहा जाता है। जैवमंडल एक ऐसे सीमित क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल आदि मिलते हैं, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। दोस्तों इन सभी के बारे में हमने क्लास 6 की वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में समझा था, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप क्लास 6 की वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बात आप बताएंगे कि अगर सिर्फ वायुमंडल होगा तो क्या लाइफ पॉसिबल है? केवल वायु में लाइफ पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, केवल वायुमंडल में लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार केवल जलमंडल में भी जीवन संभव नहीं है और केवल स्थलमंडल में भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीने के लिए हमें स्थल, वायु, जल इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वहीं पर लाइफ पॉसिबल होगी, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें जैवमंडल में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं दोस्तों मानवीय कारक, यानी मानव निर्मित कारक, मानव निर्मित घटक। तो यह क्या होते हैं दोस्तों? इनमें इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक
उद्योग आदि शामिल होते हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया। और दोस्तों मनुष्य के द्वारा ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं का ही निर्माण किया जाता है। और फिर आते हैं मानव। मानव के अंदर एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति, यह सब मानव के द्वारा संपन्न की जाती हैं और यह सभी पर्यावरण कहलाते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, फिर चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक निर्मित, सारी की सारी चीज़ें हमारी पर्यावरण हैं, हमारा इन्वायरमेंट है। इसलिए आपके चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जो अभी हमने देखा कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, अब हम इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के बारे में देखा। अब हम उन सभी को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हमें यह समझ लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। दोस्तों भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, वह सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था और अभी हमने आपको बताया भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थलमंडल को। स्थलमंडल किसे कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की ठोस, परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों अब समझना ध्यान से कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है। इसके सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? दोस्तों इसके सबसे ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। तो इसका मतलब इस पूरे भाग को, इस पूरे क्रस्ट को हम स्थलमंडल कहते हैं, क्योंकि इस पूरे क्रस्ट के अंदर ही स्थलमंडल आता है। तो दोस्तों यह किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, चट्टानें और खनिज। दोस्तों यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, चट्टानें और खनिजों से। इनके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम मिट्टी कहते हैं, दोस्तों जिसे हम सॉइल कहते हैं। तो हमारी जो भूपर्पटी है दोस्तों, उस पर भिन्न आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि। यह सभी भूपर्पटी के अंदर पाई जाती हैं। तो दो प्रकार से हमारी क्रस्ट काम करती है। तो दोस्तों हमारी क्रस्ट दो प्रकार से काम करती है। यह जो आप ऊपर उठा भाग देख रहे हो, इसे हम महाद्वीप कहते हैं, और यह जो आप नीचे धंसा भाग देख रहे हो, यह क्रस्ट का महासागर के अंदर आता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको पानी देखने को मिलता है, इसलिए यह क्रस्ट का भाग होता है। तो दोस्तों भूपर्पटी के ऊपर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। सेम ऐसे ही महासागर के अंदर भी क्रस्ट के ऊपर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। तो यह सब इसका मतलब हुआ, जो कि अभी हमने देखा कि ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं।
स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो दोस्तों, स्थलमंडल हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल आदि प्रदान करता है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्थलमंडल का महत्व क्या है, तो स्थलमंडल पर ही सारा जीवन चलता है। महाद्वीपीय स्थलमंडल पर ही सारा जीवन चलता है। यह खनिज संपदा के लिए भी एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है स्थलमंडल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जलमंडल को। जलमंडल क्या है दोस्तों? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पृथ्वी की जो सतह है उसका 71% भाग जल से ढका है और शेष 29% भाग इस जल से ढका है। तो जो 71% भाग है वह जल का हमारी पृथ्वी पर ही है। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए हमारे प्लैनेट को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित होते हैं। जल के जितने भी रूप होते हैं जैसे जलवाष्प आदि भी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल के अध्ययन में 71% पानी जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, उसके अलावा आप नदियाँ, ग्लेशियर, समुद्र, झील आदि सभी का अध्ययन जलमंडल के अंदर किया जाता है। तो जल के सभी रूप जलमंडल के अंदर आते हैं, फिर चाहे वह नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि कोई भी रूप क्यों ना हो, वह सभी जलमंडल के अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ जलमंडल को समझ गए होंगे। इसके बारे में हमने डिटेल में क्लास 6 में भी बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। दोस्तों, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है। इसके चारों ओर आपको जितनी भी गैस की परतें, जितनी भी वायु की परतें आपको देखने को मिलती हैं, वह सभी हमारा वायुमंडल कहलाती हैं। यह सभी किसके अंदर आती हैं दोस्तों? यह सभी वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर हमें कितनी परतें देखने को मिलती हैं दोस्तों? वायुमंडल की हमें 5 परतें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर हमें सबसे पहले क्षोभमंडल देखने को मिलता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और सबसे बाद में हमें बहिर्मंडल देखने को मिलता है। तो यह पृथ्वी से दूरी के हिसाब से हमने वायुमंडल को 5 भागों में बांटा है। उनके नाम हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, यह 5 वायुमंडल की परतें हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वायुमंडल का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों, वायुमंडल का विभाजन तापमान के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो वायुमंडल का विभाजन तापमान के आधार पर किया जाता है। वायुमंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बदलता जाता है। पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। इस प्रकार हमें तापमान देखने को मिलता है। तो वायुमंडल में जब आप ऊपर जाते हैं तो तापमान भी चेंज होता जाता है और तापमान के इस परिवर्तन के अनुसार ही हमने वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटा है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पर जैवमंडल के बारे में बताया गया है कि जैवमंडल क्या है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल
का निर्माण करते हैं। कौन कौन? पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव मतलब जो जीवित हैं, जो सांस ले सकते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। दोस्तों, जैव मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल, वायु और स्थल एक साथ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं जैव मंडल कहलाता है। यहाँ बहुत सी जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। तो यह सभी प्रजातियाँ हमें जैव मंडल में देखने को मिलती हैं। अब आप समझिए सिंपली, यह स्थलमंडल, यह जलमंडल और यह वायुमंडल। दोस्तों, इन तीनों का जो सीमित क्षेत्र होता है, इन तीनों का जो सीमित एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम जैव मंडल कहते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पर्यावरण के घटक को डिटेल में पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक घटक आते हैं। उसके अंदर हमने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत जो कि हमने अभी देखा, जिसमें मानव के द्वारा जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वह सभी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पारितंत्र पर आते हैं। दोस्तों, पारितंत्र क्या है? अब हमें यहाँ पर एक नया शब्द दिया गया है, पारितंत्र। पारितंत्र का अर्थ क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के अन्य भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। एक जीव का वह स्थान जिसमें वह निवास करता है, उसका पारितंत्र कहलाता है। दोस्तों, एक जीव का वह स्थान जिसमें वह निवास करता है, उसका पारितंत्र कहलाता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जीव का वह स्थान जिसमें वह निवास करता है, उसका पारितंत्र कहलाता है। और वह क्या क्या करता है? दोस्तों, जितने भी जीव यहाँ रह रहे होंगे, उनके साथ वो अंतःक्रिया करता है, मतलब उनके साथ वह इंटरैक्शन करता है। तो वह जीवों के साथ और पर्यावरण दोनों के साथ अंतःक्रिया करता है, इसे हम पारितंत्र कहते हैं। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिख सकते हो कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिनमें वे निवास करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पारितंत्र क्या है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जो कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, उसे ही डिटेल में बताया गया है। जैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है, क्योंकि वह अपने निवास स्थान पर वहाँ के जीवों के साथ, वहाँ के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका भी एक पारितंत्र होता है। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ भी आपका अपना पारितंत्र है, क्योंकि आप भी अपने आसपास के जीवों के साथ, अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, इसलिए आप भी एक पारितंत्र का हिस्सा हैं। आपके आसपास भी पर्यावरण है, आप भी एक पारितंत्र का हिस्सा हैं। हमने यहाँ पर पर्यावरण को जाना, हमने यहाँ पर पर्यावरण के घटक को जाना और हमने यहाँ पर पारितंत्र को जाना कि पारितंत्र क्या है। तो यह चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद
तो इसके बाद आपको यहाँ पर मानवीय कारक, मानवीय पर्यावरण दिया गया है, जो कि हमने ऊपर ही आपको समझा दिया। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।